प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर शशांक शर्मा, भौतिक शास्त्र विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज की इस व्याख्यान वाले वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर गैसों की विशिष्ट ऊष्मा अर्थात स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस पर आधारित है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम तो विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा पर बात करते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा, एक मोल गैस के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार गैसों की विशिष्ट ऊष्मा अर्थात स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, तो गैस की निम्नलिखित दो विशिष्ट ऊष्माएं होती है। पहला नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा एट कांस्टेंट वॉल्यूम और नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा एस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो पहला देखते हैं नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा सीवी। एक मोल गैस का ताप नियत आयतन पर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को गैस की नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, प्रायः इसे हम अक्षर सीवी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार सीवी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी, जहां यू क्या है, एक मोल गैस के लिए माध्य ऊर्जा। अब हम चर्चा करते हैं नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, जिसे हम सीपी से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होता है नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा? तो एक मोल गैस का ताप नियत दाब पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को गैस की नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। प्रायः इसे अक्सर सीपी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार सीपी इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी, जहां क्यू क्या है, एक मोल गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब हम यहाँ ऊष्मागत की प्रथम नियम लेते हैं। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ठीक, यहाँ किए गए कार्य को हम लोग डी डब्ल्यू को पी डी वी दर्शा रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम नियत आयतन पर डी वी इज इक्वल टू जीरो इसमें अप्लाई करते हैं, तो डी वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये जो इक्वेशन है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, इसको हम एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर टी के द्वारा टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो हमको मान प्राप्त होगा सी वी इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी। ठीक, ये हमको नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा मिल गया। ठीक है, एक मोल गैस के लिए सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू, इसका वैल्यू होता है आर, और सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीवी प्लस आर। ठीक है, इसे अब हम एक परमाणु गैस, द्विपरमाणु गैस और बहुपरमाणु गैस के लिए विशिष्ट ऊष्माओं की क्या करेंगे, गणना करेंगे। यहाँ देखिए स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, गैस की विशिष्ट ऊष्मा। पहला है एक कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, स्पेसिफिक हीट सीवी को दर्शाता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी। ठीक है, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा गैस की, जिसे हम पिस्टन को क्या करते हैं, फिक्स रखते हैं। ठीक है, और इसमें एनर्जी टू हीट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम और डेल टी बट नो वर्क डन। ठीक है, इसमें क्या है आपका, जब नियत आयतन पर हम क्या करते हैं, है ना, गैस को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उसका उष्मा एनर्जी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ताप में परिवर्तन तो होता है लेकिन किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होता। ठीक, उसी प्रकार से सीपी मतलब स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट उष्मा। तो इसमें कांस्टेंट प्रेशर चित्र में दर्शित है। इसमें पिस्टन जो है लगातार क्या होता है, मूव करते रहता है। ठीक है, मतलब प्रेशर डाला जाता है और वॉल्यूम क्या होता है आपका, एक्सपेंड होता है। ठीक है, तो सीपी में क्या होगा, एनर्जी टू हीट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर डेल टी प्लस वर्क डन बाय गैस। यहाँ क्या होगा, है ना, आपका ताप में जो परिवर्तन होगा और गैस के द्वारा क्या किया जाएगा, आपका कार्य किया जाएगा। क्योंकि दाब, क्योंकि चूंकि यहाँ पर नियत है, दाब नियत रहने से क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। इसमें क्या होता, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब यहाँ पर आयतन नियत था तो दाब क्या था आपका, बढ़ रहा था, क्योंकि पिस्टन क्या है आपका फिक्स रख दिए थे हम सिलेंडर में। ठीक है, इसी प्रकार हीट जो है किसमें चेंज होगा, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब इसी प्रकार जो नियत आयतन पर होगा, यहाँ पर किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जा सकता क्योंकि आयतन क्या है, कांस्टेंट है। तो सीवी इक्वल टू मिलेगा आपका डेल क्यू अपॉन डेल टी, और जो क्यू है आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो है वो गैस की आंतरिक ऊर्जा के बराबर होगा, तो डेल यू अपॉन डेल टी। ठीक है, इसी प्रकार इसमें सीपी में होगा नियत दाब पर वर्क डन बाई गैस, तो पी डेल वी। ठीक है, यहाँ पर सीपी इक्वल टू होगा डेल क्यू अपॉन डेल टी प्लस पी डी वी या पी डेल वी। ठीक है, यहाँ पर गैस द्वारा कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा। यहाँ देखिए
एक परमाणु, द्विपरमाणु और बहुपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें नियत आयतन पर और नियत दाब पर। तो इसमें नियत आयतन पर एक परमाणु गैस की जो विशिष्ट ऊष्मा होगी 1/2 आर होगा, है ना। सीपी क्या होगा, 5/2 आर होगा। डी परमाणु गैस में सीवी इज इक्वल टू 1/2 आर, सीपी में होगा 5/2 आर। ठीक है, बहुपरमाणु गैस में सीवी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 आर, और सीपी क्या हो जाएगा आपका 4 आर। यहाँ पर चीज देखिए, ये एक परमाणु गैस है, ये डी परमाणु गैस है, और ये बहुपरमाणु गैस है। ठीक है, इसके उदाहरण क्या क्या है, हीलियम, आर्गन, नियान, ये आपका एक परमाणु गैस का उदाहरण है। डी परमाणु गैस उदाहरण ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, पॉलीएटॉमिक गैस या बहुपरमाणु होगा मेथेन, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ठीक है, CO2, NH3। अब यहाँ देखिए, एक परमाणु जो गैस होता है उसमें जो है स्थानांतरित गति होती है केवल, इसमें स्वतंत्रता की कोटि 3, मतलब अणु जो है स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी एक्सिस में क्या कर सकता है, गति कर सकता है। डी परमाणु गैस की विशेषताएं होती है कि इसमें स्थानांतरित गति, कंपन गति, ठीक है, और एक होता है आपका घूर्णन गति, तीनों होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, इसमें भी आपका बहुपरमाणु गैस में भी तीनों द्विपरमाणु गैस की भांति, है ना, स्थानांतरित गति, घूर्णन गति और कंपन गति तीनों होगा। और ये चीज याद रखिएगा, इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे जैसे हम एक परमाणु गैस से बहुपरमाणु गैस की ओर जाते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम लगातार क्या हो जाता है आपका, बढ़ते जाता है। आइए अब हम संक्षेप में समझते हैं एक परमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा को। ठीक है, तो एक परमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा, एक परमाणु गैस के अणु की ओर स्थानांतरित गति करते हैं, इसके लिए स्वतंत्रता की कोटियां क्या है, 3 होती है। ठीक है, तो ऊर्जा के संविधान नियमानुसार प्रति अणु माध्य ऊर्जा 3 गुणा 1/2 kT, अर्थात 3/2 kT हो जाएगी। एक मोल गैस के लिए माध्य ऊर्जा U इज इक्वल टू N इंटू 3/2 kT, तो 3/2 NkT, और यहाँ nk को हम सार्वत्रिक गैस नियतांक से रिप्लेस करेंगे तो 3/2 RT हो जाएगा। ठीक है, जहाँ n अवोगाड्रो नंबर या एक मोल गैस में अणुओं की संख्या को दर्शाता है, यहाँ R सार्वत्रिक गैस नियतांक है, R इज इक्वल टू NK। अब नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कितने हो जाएगा, CV इज इक्वल टू DU/dt। ठीक है, एक बार इसका अपलन कर देंगे, है ना, 3/2 RT को, तो यह हो जाएगा 3/2 R। ठीक है, उसी प्रकार नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, इस संबंध से CP इज इक्वल टू CV प्लस R, तो 3/2 R प्लस R इज इक्वल कितना हो जाएगा, 5/2 R। अब इसका हम निष्पत्ति देखेंगे, नियत दाब और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति, तो गामा इज इक्वल टू CP/CV इज इक्वल टू 5/2 R बटा 3/2 R, तो 5/3 इज इक्वल टू 1.67। ठीक, उसी प्रकार द्विपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा, तो द्विपरमाणु गैस के अणु स्थानांतरित गति तथा घूर्णी गति, तो स्थानांतरित गति में स्वतंत्रता कोटि होगी 3 और घूर्णी गति स्वतंत्रता कोटि होगी 2। ठीक है, करते हैं, जिसके लिए कुल स्वतंत्रता की कोटियां कितनी हो जाएगी, इसमें 3 धन 2 क्या हो जाएगा, 5। तो ऊर्जा के संविधान नियमानुसार प्रति अणु माध्य गति ऊर्जा होगा 5 गुणा 1/2 kT, तो 5/2 kT। हम यहाँ जितनी स्वतंत्रता कोटि होगी उसको जो है 1/2 जो माध्य गतिज ऊर्जा होगी उससे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसलिए आया 5/2 kT। तो एक मोल गैस के लिए माध्य ऊर्जा U इज इक्वल टू N इंटू 5/2 kT, तो 5/2 NkT इज इक्वल टू 5/2 RT। यहाँ पर Nk को क्या किससे रिप्लेस किया गया, R से। तो नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा CV इसका मिलेगा 5/2 R, और नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा मिलेगी CP इज इक्वल टू 7/2 R। ठीक है, तो विशिष्ट ऊष्मा की निष्पत्ति हो जाएगी गामा इज इक्वल टू CP/CV, तो 7/2 R और 5/2 R इज इक्वल टू 7/5 इज इक्वल टू 1.40। आइए अब हम बहुपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा पर चर्चा करते हैं। तो बहुपरमाणु गैस के अणु स्थानांतरित गति, घूर्णी गति और काल्पनिक तीनों प्रकार की गति करते हैं। स्थानांतरित गति में स्वतंत्रता की कोटि 3, घूर्णी गति स्वतंत्रता की कोटि 2 तथा कंपनी गति में स्वतंत्रता की कोटि 1 होती है, जो तीनों प्रकार की गति का सम्मिश्रण है। ऊर्जा के संविभाजन नियमानुसार प्रति अणु माध्य ऊर्जा 3 गुणा 1/2 kT प्लस 2 गुणा 1/2 kT प्लस 1 इंटू kT इज इक्वल टू 7/2 kT। ठीक है, एक मोल गैस के लिए माध्य ऊर्जा कितना हो जाएगा, U इज इक्वल टू N इंटू 7/2 kT इज इक्वल टू 7/2 NkT इज इक्वल टू N के को हम लोग, है ना, R से रिप्लेस कर देंगे तो 7/2 RT हो जाएगा। अतः नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, तो CV इज इक्वल टू हो जाएगा DU/dt। ठीक है, इसको अवकलन कर देंगे, अवकलन करने पर हमको 7/2 R प्राप्त होगा, और नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा CP इज इक्वल टू CV प्लस R, ये मेयर के सूत्र से हमको मिलेगा, तो 7/2 R प्लस R, तो ये हो जाएगा 9/2 R। अब विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति करेंगे तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा CP/CV, तो 9/2 R बटा 7/2 R इज इक्वल टू 9/7 इज इक्वल टू 1.33 लगभग। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि स्थानांतरित गति और घूर्णी गति में
हमने प्रति अणु माध्य ऊर्जा जो है 1/2 लिया है स्वतंत्रता की कोटि के लिए, लेकिन कंपनी गति की प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि माध्य ऊर्जा kT होती है, ना कि 1/2 kT। अब व्यापक रूप में हम देखते हैं, यदि प्रत्येक अणु की n स्वतंत्र कोटियां हैं तो ऊर्जा के समविभाजन नियमानुसार एक अणु की माध्य ऊर्जा हो जाएगी n इंटू 1/2 kT, तो n/2 kT हो जाएगा। एक मोल गैस की माध्य ऊर्जा U इज इक्वल टू n इंटू n/2 kT, तो n/2 RT, जहां n के क्या हो जाएगा आपका R में बदल जाएगा। R जो क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक। अतः नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या हो जाएगी, CV इज इक्वल टू du/dt। यहाँ इसका अवकलन कर देंगे तो हमको n/2 R मिल जाएगा, ठीक है। और नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा मेयर के सूत्र से हमको कितना मिलेगा, n/2 + 1 इंटू R। तो विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति गामा इज इक्वल टू हो जाएगी Cp/Cv, ठीक है। Cp का मान रखेंगे n/2 + 1 R अपान Cv का मान रखेंगे n/2 R। R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n/2 + 1 ऊपर में और नीचे में n/2, तो n + 2/n इज इक्वल टू 1 + 2/n। उपरोक्त समीकरण जो है 1.54, ठीक है, ये वाला गामा इज इक्वल टू 1 + 2/n। यहाँ से हम लोग जो है गामा की वैल्यू निकालेंगे। तो एक परमाणु गैस के लिए n बराबर 3 स्वतंत्रता कोटि, तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 2/3 इज इक्वल टू 1.67, ठीक है। द्विपरमाणु गैस की स्वतंत्रता कोटि 5 है, तो गामा इज इक्वल टू 1 + 2/5 इज इक्वल टू 1.40। त्रि एवं भूपरमाणु गैस के लिए स्वतंत्रता कोटि n बराबर 6 होती है, तो गामा बराबर 1 + 2/6 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.33। अब यहाँ देखिए, एक परमाणु गैस के लगभग सभी तापों पर गामा का प्रायोगिक मान सैद्धांतिक मान से मेल खाता है। द्विपरमाणु गैस के लिए केवल साधारण ताप पर ही गामा का प्रायोगिक मान सैद्धांतिक मान से मेल खाता है, ठीक है। अति निम्न एवं अति उच्च ताप पर गैसें क्रमशः एक परमाणु व बहुपरमाणु गैस की भांति क्या करने लगते हैं, व्यवहार करने लगते हैं। थैंक यू डियर लर्नर्स फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू वेरी मच।